सोनाली खुद को परवेज में जुदा किया और बोली, तुम सोच रहे होगे ना कि मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। वो इसलिए कि मेरी जिंदगी आज भी उन पलों में रुकी हुई है जब तुम मेरे साथ थे और हमेशा साथ रहने की बात किया करते थे। लेकिन पिछले दिनों में बहुत कुछ काटा है जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं रहा। मैं बिल्कुल ही घबरा गई हूँ क्योंकि प्रवेश, मैं अपनी जिंदगी से तुम्हारे ना होने का मां की कल्पना से सिहर बैठी हूँ। तुम्हें अब कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा जिससे हम दो एक हो सके और हमारी दुनिया में कोई ताकत अलग ना कर सके। हाँ जाए, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ दिनों का वक्त दो और यकीन मानो मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन प्लीज ऐसे खुद को मुझसे दूर ना करो। फिर कभी तुमसे दूर जाने की गुस्ताखी नहीं करूंगी। परवेश ने अपनी माँ सा जाहिर करते हुए प्रेम पूर्वक सोनाली के साथ कंधों में हाथ रखते हुए कहा, प्रवेश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने तुमको इतने दिनों बाद क्लास में देखा तो तुम्हारी मौजूदगी ने फिर से मेरे जीने का एहसान करा दिया। जिस पल तुम्हारी आवाज़ मेरी कानों में पड़ी, मानो एक जिंदगी उसी पल में मैंने फिर वहां से लाइब्रेरी की तरफ भागी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को और कितनी देर रुका पाओगे। तुम्हें बाहर लगातार खड़े होकर मेरा इंतजार करना देख कब शबनमी कलर आंखों में कोर कर मेरे हाथों में चूमने लगे। कुछ पता ही नहीं चला, बहुत कुछ उस पल में हो गया। तुमने इतने 7 दिनों बाद आज बात होने पर हाल कैसे बयां करें। ये लाइब्रेरी की नीरस दीवारों से जा तक मुझे पतरंग लगती थी, वो अचानक ही मुझे रंग बिरंगी और खूबसूरत लगने लगी थी। यकीन करो, कि राह में गुनगुना गुनगुना रही थी और मेरी जिंदगी के सरताज तुम नहीं जानते। जिंदगी में मैं तुम्हारे होने का क्या मायने है, बस यही, कहीं मत मत जाना। अगर कहीं जाना भी तो मेरी जिंदगी ही लेकर जाना। सोनाली इतना कहने के बाद कल फिर से मिलने का वादा करके चली जाती है और वह आज बहुत खुश है। मैंने उसकी कोई दबी इच्छा परसों बाद पूर्ण हुई हो। अगले दिन कॉलेज के बाद होने वाली कॉलेज के पापा बने मैग्नीज पॉल में एक रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, जब दोनों मूवी देखकर एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बाहर आ रहे थे, संजय पटेल उन्हें वहीं मिल जाते हैं जो पास ही बने एक प्राइवेट स्कूल का उद्घाटन कर रहे हो रहे थे। उन्होंने उन दोनों को देखते वो आग बबूला हो गया और बोले, बेटे, शायद तुमने मेरी बातों का मजाक में लेने की भूल की कर दी। खैर कोई बात नहीं है, अब बहुत जल्द यह मुलाकात हम दोनों की आखिरी मुलाकात होने वाली है। बोलते ही उन्होंने अपना चश्मा नाक और चढ़ाया और अपनी गाड़ी में बैठ गए। दोनों अचानक इस घटना से बहुत ज्यादा डर गए। सारा रोमांस कफूर हो गया। दोनों की धड़कनें जीते जी की रफ्तार में दौड़ने लगी। दोनों ने कुछ पल बाद सामान्य करने की कोशिश की और यह फैसला लिया कि अब जो भी हालात हो उसका डट के सामना करेंगे और अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। कुछ हफ्ते तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। बीए फाइनल ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। पिछले दिनों 2 पेपर में नहीं दिखी थी, उसने दोनों पेपर छोड़ दिए थे। उसको पिछले 4 दिनों से प्रवेश 9,000 बार कॉल किए, लेकिन उसका नंबर ऑफ ही जा रहा था। आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसे एग्जाम छोड़ना पड़ गया था। मस्तिष्क में अग्निगत सवाल खड़े हो रहे थे जिसका शांत करवाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। पर वह सब कभी सोनाली के घर भी नहीं गया था, इसलिए उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो दिन प्रतिदिन सवालों को भंवर में उलझता जा रहा था। उसने उसे ढूंढने के हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन प्रवेश अपने कॉलेज में जा रहा था कि अचानक कॉलेज से पहले 100 मीटर की दूरी पर उसने लोगों की भीड़ देखी। चारों तरफ लोगों ने चीख कर घेर रखा था। ऐसा लगता था जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया। फ्रेंड्स बिना समय गवाए कॉलेज की तरफ चल देता है। अभी कुछ दूर पैदल चला था कि उसके लोग भीड़ में खड़े होकर प्रवेश को बड़ी दया वाली दृष्टि से देखते रहे। प्रवेश अपने कानों में एयरफोन को हटाया और लोगों को अजीब हरकतों पर ध्यान देता है। उसे कुछ भयानक भनक मिलती है। वो खुद में बड़बड़ाता कि आखिर लोग ऐसे क्यों निगाह कर रहे हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता और उस भीड़ की तरफ बढ़ जाता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, उसके शक की सुई गहराती जाती है कि भीड़ में उसे आगे बढ़ने की जगह देती जाती है। जैसे ही भीड़ हटती है, उस जगह पर बेजान सी किसी युवती का नौन शरीर दिखाई पड़ती है। या देखकर उसके शर्म के नजरें झुक जाती है और वापस मुड़ने की ठान लेता है कि तभी उसकी नजर एक शरीर की दाहिने हाथ पे पड़ती है जिसकी कलाई और चमाती हार्ट पेट में खड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो दिमाग पर जोर डालता है कि आखिर उसने यह जानी पहचानी घड़ी कहीं देखी है। वह यह जानने की एवज में आगे बढ़ता है तो देखकर सहम जाता है कि शरीर 2 हिस्सों में पड़ी थी। शरीर में सिर का भाग अलग था और धड़ का हिस्सा अलग था, लेकिन वहां रक्त कोई भी नहीं बूंद धरातल पर मौजूद नहीं था, जिसका साफ यह मतलब निकल रहा था कि इस शरीर के 2 हिस्से कहीं और किए गए थे और यहाँ किसी ने केक दिए हैं।
थोड़ा सा समीप आने पर परवेज की नजर जैसी उस मृत बेजान शरीर के सिर पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और खींचते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकती, यह सच नहीं। सोनाली इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर उसने उन्हें जिंदगी भर साथ निभाने वाला वादा किया था, ऐसे कैसे वो 20 सफर में साथ छोड़कर जा सकती है। हाँ। सोनाली का सिर आने में गोद रखकर रोने लग जाता है और कुछ दिनों पहले सोनाली की आखिरी बातें याद आती है, जब जाते जाते उसने कहा था, ओ मेरी जिंदगी की सरताज, तुम नहीं जानते मेरी जिंदगी में तुम्हारे होने का क्या मायने है। अब बस कहीं मत जाना, अगर कहीं जाना तो सिर्फ मेरी जिंदगी लेकर जाना। आखिर तुम्हारी बात सच हो गई सोनाली, तुम्हारा ऐसा हाल करने वाले मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई। यह कहते कहते वह रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आया होगा। उसने अपनी टाली हिम्मत की, एक नेतृत्व किया और आंखों में अंगार लिए वो वहीं चला पड़ा। आज बहुत बड़े काम की अग्नि में उतप रहा था। अगले ही क्षणों में वो पटेल एंड सन्स इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के ऑफिस के अंदर था। उसने अंदर में बंद करे कॉन्फ्रेंस हॉल में दरवाजे का जोरदार ताल से प्रहार किया और अगले ही पल दरवाजा अपने बंधक से मुक्त किया। अंदर 15 से 20 लोग लगातार बड़े मजे से चारों ओर बैठे हुए थे। उसकी हरकत से सभी लोग सख्ते में आ गए और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। परवेज की नजर जैसी ही सामने एमडी की कुर्सी की ओर पड़ी, वो अपने दोनों हाथों को ताली बजाते हुए और यह कहते हुए आगे बढ़ा, या संजय पटेल साहब, वहाँ आखिर आज जंग और मोहब्बत की बाजी में आप जीत ही गए। आप सच ही कहते हैं कि संजय वॉलेट किसी भी जंग में नहीं हारता, चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे किसी की वादा करने की बात हो। आपको जीत मुबारक हो, इस जीत की बधाई स्वीकार करें पटेल साहब। तुम कौन सी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो परवेज, होश में हो तो हो? तुम अपने से बड़े से बातें करने का लिहाज भूल गए हो क्या? संजय पटेल ने आक्रोशित भरे स्वर से कहा, आप बहुत बड़े हो गए हो पटेल साहब, शायद उस भगवान से भी ज्यादा, क्योंकि इतने बड़े कदम उठाने के लिए काफी भी सीओ पर सोचता है, लेकिन आपके लिए तो बस यह खेल है। आपके सभी मोहरे आपके दायरों की जिंदगी में शतरंज की बिसात की तरह अपने काबू में रखना जानते हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है तुमने अपने मानसिक संतुलन खो दिया। हाँ हाँ, मानसिक संतुलन क्या? कहाँ मानसिक संतुलन? अरे वो दीवाने नहीं तो आज सब कुछ खो दिया। आज मेरे जीने का कोई औपचारिक नहीं, ऑप्शन नहीं रह जाता। यह जीत फिर एक बार आपको मुबारक हो संजय पटेल साहब, यह कहते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में बाहर आ जाता है और ऊपर से 6वीं मंजिल से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। यह तेज चीख से हमेशा के लिए परवेश शांत हो जाता है। परवेश और सोनाली का अब मिलन हो चुका था। जीते जी वो एक दूसरे के हो नहीं सके, लेकिन मरने के बाद वो जरूर खुश होंगे, क्योंकि वहाँ उन दोनों की डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, ना ही एक दूसरे से प्रेम करने के लिए किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता होगी। प्रेम की तलाश में प्रेम का हिस्सा बनकर रह गए। ओह, यही तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब तुमने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि उन दोनों की मौत की वजह मेरे पापा संजय पटेल ही थे? आदि ने सोनाली के और प्रवेश की कहानी सुनने के बाद प्रिया ने कहा, मेरे पापा माधविकार परिवार से हैं। उन्होंने बदनामी के डर से कुछ दिनों मामले में दबाए रखा और कोई एक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, लेकिन घटना के कुछ दिनों बाद भी घर में कोई सदस्य ठीक से नहीं सो पा रहा था। कृति और सब कुछ बहुत छोटे थे। अम्मी को चिंता सताई जा रही थी। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा कि देखिए, जो होना था वो हो गया, चला भला होने को कौन टाल सकता। मैं पिछले 4 दिनों से नहीं सोई हूँ, मुझे सोते जागते बस सोनाली बिटिया ही दिखती है, और मानो वो कहती है कि मुझे माफ चाहिए, माँ मुझे माफ दिलवाओ। तुम ठीक कहती हो कुशलता, हमें इंसाफ दिलाना ही होगा। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए इंसाफ दिलवाना ही होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। आपने आंसुओं को पोंछते हुए मेरे पापा मेरी मम्मी से कहते हैं, उसके चंद दिनों बाद ही पुलिस 4 संदिग्ध अपराधी को पकड़ती है, जो कि दुराचार और मर्डर की बात को बोलते हैं, और वो साफ साफ कहने अपने या बयान लिखित में देते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे संजय पटेल मोटी रकम भी दी थी। तुम्हारे पापा का यही खेल खत्म नहीं होता। सारे सबूत तुम्हारे पापा के खिलाफ होते हुए भी कोर्ट केस जीते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेहद चतुराई से काम किया लिया। हम सभी को लगने लगा था कि सारे सबूत उनके खिलाफ तो है, तो सजा दिलवाने की कोई नहीं रोक सकता। यह सोचकर हम लोग भी उनकी जीत को लेकर आश्चर्य हो गए थे, और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। कोर्ट के फैसले में दिन सारे गवाह अपने बयान से पलट गए, यहाँ तक कि पुलिस ने भी संजय पटेल के साथ हाथ मिला लिया। सबसे बड़ा अचरज
तो तब हुआ जब कोर्ट केस हराने के बाद ये पता चला कि डिफेंस लॉयर को भी मोटी रकम देकर खरीद लिया है ताकि वह सारे सबूत को नष्ट कर सके। उसकी शातिर बुद्धि ने इस बार भी उसका साथ दिया और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। हम सभी उन अंदर से वाकई बहुत टूट चुके थे। अब ना हमारे पास कोई खिलाफ सबूत ना था और अब्बा अब किसी पर भरोसा करने के लिए हिम्मत बचा था। हमारे माँ बाप मरे और श्रुति के बेहद बेहतर भविष्य को अपने सपने मन में लिए जिंदगी में एक बार फिर से बागडोर धाम ली कि इतना सब कुछ घूम सुनने के बाद प्रिया बोली, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हो। उसने बिजनेस में कुछ बहुत से दुश्मन हो, उसमें से किसी की चाल हो, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मेरी मम्मी की मेरे जन्म होने के साथ ही मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा ने मुझे और बड़े भाई प्रवेश को बड़े नाजों से पाला था। हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ हमारे हाजिर हो जाता था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देती। यहाँ तक कि कभी हमें न माँ तक का किसी महसूस नहीं होने देते। लेकिन तुम उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो तो मैं तुम्हारे कैसे यकीन करूँ। सो तो विधान है ब्यूटी, देखो हम दोनों में मोहब्बत भी हुआ तो हमें एक दूसरे से घर में इतिहास के बारे में जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अब जब कुछ जान चुके हैं तो आपने प्यार की किस्मत को तरस आ रहा है। देखो आदि, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्रिय है, ठीक उसी तरह मुझे मेरे डैडी प्रिय है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती तो उन्हें भी नहीं छोड़ नहीं सकती। तुम दोनों सच ही मेरे खास हो और खास रहोगे। मैं तुमसे तब तक प्यार करती थी और आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। प्रिया ने पहली बार आदि का नाम लेकर पुकारा था। पिछले 3 सालों से वह उसे फ्यूचर हस्बैंड कहकर ही संबोधित करती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त फिर से थम गया और समय का पहिया घूमकर फिर उसी जगह पर आ गया। बस अंदर दो नए किरदार, उस वक्त सोनाली और प्रवेश थे और तो इस वक्त आदि और प्रिया, वो भी एक दूसरे को टूट मोहब्बत करते थे। तो इन दोनों की मोहब्बत की सच्ची कोई दूर तक नहीं था। आदि देखो, हो सकता है कि तुम सही हो या मैं तो हो सकता है कि मैं भी सही हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो यहाँ बात सही गलत की नहीं है। बात है जिन्हों जाना था तो वो चले गए। कई उम्मीदों और आशंकाओं को उम्मीद करते हुए वो बहुत दूर चले गए। आने वाले भविष्य से हमसे बहुत सारी उम्मीद और जिम्मेदारी जुड़ी है, जिसकी नींव हम और तुम से जुड़ी है। पिछली बातों को भूलना हम दोनों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बीते हुए बातों को जब तक हम नहीं भूलेंगे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करती हूँ, तुम्हें भुलाना भी मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन नए रिश्ते बनाने के लिए हम किसी को भरोसे को भी तो नहीं गर्दन नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुमसे तुमसे भी तब प्यार करता था और अब भी करता हूँ। बस यह वक्त हालात हमारे साथ नहीं है। जब तक मैं मामले तक नहीं पहुँच जाऊँ मेरी रूह को सुकून नहीं मिलने वाला और शायद हमारी भी प्रेम इस जन्म में अंजाम तक ना पहुँच सके। आदि की धीरज और बड़े सहनशीलता के साथ जवाब दिया, प्रिया, प्रेम संसार का सबसे पवित्र रिश्ता है, पर हम सच पूछो तो यह बंधन से मुक्ति है, एक तरह की स्वतंत्रता है। जब प्रेम से वशीभूत होकर इंसान इसमें डूब जाता है तो उसमें प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता। हमारे प्रेम में भी कुछ इस तरह के जज्बातों और संवेदना के प्रेम उपरोत है और इसमें जुदा होकर हम सब एक भी नहीं कर रह सकते। आदि, अब बस तुम फैसला करो, क्योंकि किस्मत आपके साथ में नहीं होती पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। आदि, मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करती हूँ। मैं एक दिन 100 साल, एक पल में 100 बार। आदि, ऐसा लगता है कि जैसे आंसुओं की शर्त लगी है मेरी और दर्द इंतजार में है कि आंधू मुझे हरा दे और मुझे मुझसे अपनी गिरफ्तार में ले ले। लेकिन कुछ कसम मेरे दिल में भी खा रखी है, भले ही दर्द बाहर रगों में खून बदले पर मेरी आंखों में उसके निशान नहीं दिखेंगे। यह कहते प्रिया की आंखों में आंसू छलक उठे। दोनों अपने अपने राह निकल चुके थे। पूरे पार्क में सन्नाटा पसर गया था। वह पिछले 3.5 सालों में दोनों की अंतिम मुलाकात थी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। इस प्यार की मंजिल क्या होगी किसी को पता नहीं थी। दोनों अब भी एक दूसरे का इंतहा प्यार करते थे। आदि ने तस्वीर को चूमते हुए बक्से में रख कर बंद कर दिया और अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए सके बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अपनी जिंदगी दिल की बात प्रिया को बताकर रहेगा और हमेशा के लिए अपना बनाकर रहेगा। आखिर उसने बुराई क्या है? आज वो जो भी है प्रिया के मत नहीं, उसे टूटने नहीं दिया। उसके कॉलेज के वक्त में प्रोजेक्ट में आज आपात
सफलता मिली थी, उसकी वजह से आज वो एक सक्सेस इंसानों की श्रेणी में आधा थी। उसने मन ही मन प्रिया को दिल में याद किया, वो किस तरह एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और आज के हालात ऐसे हैं कि किसी ने कभी ऐसा कल्पना तक नहीं की थी। आदि कार में आकर बैठ गया और ड्राइवर को अपनी ब्यूटी का पता बताकर उस तरफ जाने को कह दिया। आने के साथ प्रिया को तस्वीर बक्से से निकाल ले आया था और उसे आने आने दोनों हाथों में लिए उस तस्वीर की समझा कर दबदबाने लगा। और मेरी ब्यूटी, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को तुमसे मिले भले 3.5 साल हो गए थे। अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा रिश्ते में तुम्हारे प्यार में बंधा चला गया हूँ और हर दिन एक सा नहीं होता। अब हमारा आने वाला कल बीते हुए कल से ज्यादा खुशनुमा होगा। अब सिर्फ तुम मेरी ही रहोगी, बस कुछ क्षण और उसके बाद अगले 7 जन्मों तक हमें कोई भी जुदा करने की सोच भी नहीं सकता। अगले ही पल आदि अपनी ब्यूटी के साथ अपनी माँ के घर के दरवाजे से बाहर खड़ा था। आदि प्रिया के मिलते ही शादी का प्रस्ताव रख दिया और वो भी उसका पिछले 3.5 साल से इंतजार कर रही थी। उसको इस फ्यूचर हस्बैंड के आने की पूरी उम्मीद थी और वो जानती थी कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा, उसको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। इसलिए आदि के प्रस्ताव रखते ही बिना चौंकते वो एकदम से शादी के लिए राजी हो गई और बिना समय गंवाए उसने उसी दिन शादी कर ली। और अगले पल आदि की माँ बाप से आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंची। लाल जोड़े में वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसकी सुंदरता के आगे 16 श्रृंगार की आवश्यकता भी नहीं थी। उसका यौवन आप बेहद निखर रहा था और देह मग्नता से रस में अंतप्रोत था। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और किसी ने अंदर से छिटकने खोली। छिटकनी खोलते ही वो दोनों उसकी तरह देखकर चौंक जाती है। वो बिल्कुल नहीं, अंदर आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करना। आदि में माँ यह कहकर अंदर की तरफ भाग जाती है और आदि प्रिया दोनों के एक दूसरे के मुंह देखते रह जाते हैं। जैसे ही खाने दरवाजे के अंदर आने को होते हैं तो अपनी माँ से उन दोनों की समझ बड़ी हो जाती। उनके हाथों में थाली थी जिस पर एक दीप प्रज्वलित था। उसके बगल में एक जोड़ी लहू रोली की रक्ष भी शोभमान थे। माथे का चंदन और रोली का तिलक दोनों के बाद दोनों की अधिकृत आरती करने के बाद कलश के चौखट पर दाहिने पांव से धक्का लगाकर प्रवेश होता है। और अभी क्यों, इस घर में वर्षों बाद कोई खुशी आई थी। कुछ देर तक औपचारिकता पूरी करने के बाद, बहू को ढंग से निहारने के बाद माँ ने अपनी बेटी के कान पकड़ी और बोली, जा, मुझसे बहुत नाराज हूँ, बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। तूने यह शुभ कार्य करने में एक तो इतना वक्त भी लगा दिया और दूसरा यह कि तूने किया भी तो अपने बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ ने पिछले 3.5 साल से जुदाई की अग्नि कुंड में दहक रहा था। मुझे अब डर सताने लगा था कि हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे। मन में अन्यास मिलने की ललक उठ पड़ी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर मैंने जैसी अपनी आपकी बहू को कहा तो बिना समय गवाए शादी को तैयार हो गया। हमारे साथ इतना कुछ घटा है, इससे पहले कि देर हो जाए, यहाँ कोई दिन आ जाए। हम लोगों ने उन घटनाओं को दिल से कहीं दफन कर दिया और हम उस पुराने दर्द को हमेशा के लिए भुलाकर शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए हमने यह कदम उठाया। हम इतने गैर हो गए थे जो हमें इस खुशी में शामिल नहीं करना भी ठीक नहीं समझा। तो मैं समझ लूंगी कि मेरी कोई बेटा था और ना ही माँ। क्यों आश्चर्य हो रहा है ना हमें मेरे वाक्यों पर? ऐसा ही मुझे भी लगता था जब तुम कहते थे कि 4 साल हम नहीं मिले। तो क्या हुआ, मैंने शादी अपने मजे से भी कर ली तो क्या हुआ? आसान इंसान को सब कुछ सहने की आदत होनी चाहिए। अब कहो, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम ये सब इतनी सहजता से कैसे कह सकती हो? माँ, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई प्रेम नहीं बचा? मैंने तो सोचा था कि आप हमसे लाख गलतियां हों, तुम हमेशा हमारा साथ दोगे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारी यही सोच कहाँ थी बेटा? अब पिछले 3 सालों से काम के सिलसिले में देश से बाहर ही रहते और पिछले 6 महीने से इसी देश में रहते हुए कामों में इतना उलझन गए हैं। माँ, मिलने तो दूर की बात, देखने का भी वक्त नहीं मिलता तुम्हें। वो समय था और माँ, मैं अंदर से टूट चुका था और किसी को भी सहारे की जरूरत नहीं थी। पापा और श्रुति थे तो आपकी सेवा के लिए माहौल बड़ा खुशनुमा ही चल रहा था। आवाज सुनकर श्रुति और उसके पापा भी वहां आ गए। मैं सभी के चेहरे पर मुस्कान था, लेकिन माँ की शिकायत की पोटली तो अभी खुली ही थी। संतान अपनी मनमानी की गलतियों को रूप देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती रहे और माँ बाप उसको अपने कर्तव्य पालन और ममता की दुहाई देकर अपना काम आसान करती रहे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने हमारी खुशी के लिए पिछले 3.5 सालों में प्रिया के कोई रिश्ता नहीं रखा। तुम बहुत समझदार हो गए बेटा, लेकिन इसके साथ कठोर भी रहे हो।
कहो तो आसक्ति उचित हो नहीं होगा। माँ इतनी कठोर तो ना बनो, ये तो सोचो कि अपना काम करते हुए मैंने श्रुति की शादी की जिम्मेदारी भी तो उठाई है, और यह पगड़ी तो हमेशा मुझसे मिलने आती रही है। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है माँ। 2 वर्ष पहले मेरे ससुर संजीव पटेल बिजनेस पार्टनर कबूल सी के धोखे का शिकार हो गए। उसने सबसे करीबी मित्र बबलू ने ही उसकी हत्या कर दी और उसकी सारी प्रॉपर्टी और अवैध कब्जा करके विदेश भाग गया। सोनाली की जान से मारने को और हम लोगों के बीच मनमुटाव पैदा करने में उसी का हाथ था। अब मैं ऐसी मुश्किल हालात में इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। बेटे, मुझे मेरी मृत्यु से पहले इस घर की बहू देखने की चाहत थी, इसे जाते गृहस्थियों की और जिम्मेदारी सौंप के जाऊं, और एक छोटा सा सपना यह भी था कि इस घर में चिराग अपने पोते का मुंह भी देखने के बाद ही इस दुनिया को अलविदा कहूं। माँ बेटे की शिकायतों के बीच बचाव की बातें चलती रही, आखिर हो भी क्यों न बहुत दिनों बाद जो ऐसा सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था। माँ को बहुत आई शिकायतें थी, तो बेटा भी कहाँ किसी से कम था। वो बहू वो रूपी ढाल लेकर आया था। कुछ मिलाकर अब पूरा परिवार आज बहुत खुश था, और सही तो होता एक खुशद एहसास की अनुमति, यह दूसरे शब्दों में हैप्पी एंडिंग भी कह सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।